हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आपका 2 सब्जेक्ट का मासिक मूल्यांकन का टेस्ट हो चुका है, जिसमें कि आपके इंग्लिश और साइंस दोनों ही सब्जेक्ट का टेस्ट आज आप देकर आ गए हैं। तो कल आपका सामाजिक विज्ञान और गणित विषय का टेस्ट होने वाला है आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ आपका सामाजिक विज्ञान का टेस्ट, जो कि आपका यहाँ पर पूर्णांक इसके भी आपको 20 अंक का देखने को मिल जाएगा। साथ में समय जो है वो आपका 1 घंटा होने वाला है। यदि आपने पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके कल के टेस्ट में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उनके आंसर भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। सही विकल्प का चयन करना है आपको, ये पहला प्रश्न है जो कि आपके सारे टेस्टों में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही फर्स्ट नंबर पे मिल रहे हैं। तो पहला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का एक प्रमुख जातीय समूह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहली और तमिल। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उचित प्रबंधन करना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि संतुलित पर्यावरण बनाए रखने के लिए, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में वर्ष 1973-74 की तुलना में 2013-14 में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्रक में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो इसका सही आंसर है तृतीयक क्षेत्रक में। तृतीयक क्षेत्रक में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो ये यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी आपके 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको और साथ में 3 अंक के ये भी होंगे। पहला है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किस आधार पर किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा भाषा के आधार पर। ठीक है, भाषा के आधार पर इसमें सही जवाब हो जाएगा। फिर दूसरा देखेंगे, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है आपको, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से इसको याद कर लेना है। फिर हम देखेंगे, कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश कौन रखता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरकार। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये जो एक वाक्य में उत्तर वाला क्वेश्चन था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानव विकास सूचकांक क्या है और इसके अथवा में आपको देखने के लिए मिलेगा धारणीय विकास से क्या आशा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मानव विकास सूचकांक है वो क्या है, कि ऐसा सूचकांक जिसके द्वारा देशों की तुलना जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर के आधार पर किया जाता है उसे मानव विकास सूचकांक कहते हैं। इसके द्वारा यहाँ पे एक इंडेक्स है ये, तो इसके द्वारा जो बाकी जो अलग अलग देश हैं उनकी तुलना जीवन आशा, जो जीवन प्रत्याशा होती है, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर के आधार पर की जाती है। उसके बाद उसके अथवा में था धारणीय विकास। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेनी है। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जल्दी से कर दें। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी मैथ्स की, तो आप यहाँ पे चैनल पे बने रहिए और अच्छे से आपके कल के टेस्ट की तैयारी करते रहिए। धारणीय विकास क्या है कि जो भावी पीढ़ियाँ हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना जो वर्तमान आवश्यकता उनको पूरा किया जाए, मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं से भी समझौता ना किया जाए और उसके साथ साथ वर्तमान की जो आवश्यकता उनकी पूर्ति कर ली जाए। तो इसे क्या बोलते हैं, धारणीय विकास। जैसे कि यहाँ उदाहरण भी दिया है कि हम वर्षा के जल को इकट्ठा करके वर्षा जल के जल को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जिससे आने वाले समय में वर्षा के जल का संकट भी नहीं बनेगा और साथ में वर्तमान की आवश्यकता भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के आपको 2 उपाय लिखना है। तो बहुत ही सरल है ये प्रश्न। उसके नीचे अथवा में दिया हुआ है, संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न होने वाली कोई 2 समस्याएं लिखना है। तो यहाँ पे मिट्टी के कटाव की जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें लिखा हुआ है कि जो सरल है वो देखिए, पशुचारण पर नियंत्रण रख के मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। एक तो आप ये लिख दीजिए, दूसरा क्या है, वृक्षारोपण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो सीढ़ीनुमा कृषि। ठीक है, उसके अलावा शुष्क और मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसमें रक्षक मेखला और वृक्षारोपण जैसे तरीके से मृदा अपरदन को रोकने में ये सहायक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ उपाय दिए हुए थे। उसके अलावा जो संसाधन है उनको अत्यधिक दोहन से उत्पन्न जो 2 समस्या है वो क्या क्या है। एक तो ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो दोहन अधिक होगा तो उससे उनके शीघ्र ही समाप्त होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है और आने वाली पीढ़ियों को वो संसाधन का उपयोग करने के लिए नहीं मिलेगा, उस संसाधन की कमी देखने को मिलने लगेगी और साथ साथ में धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएंगे। उसके अलावा अत्यधिक दोहन से महंगाई तो होगी, क्योंकि उस चीज़ की जब कमी हो रही है तो महंगाई बढ़ जाएगी, प्रदूषण जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं।
उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 5, जॉल वेराइन नामक शुल्क संघ क्या था और इसकी स्थापना क्यों की गई। इसके अथवा में हम देखेंगे इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार कौन कौन थे। तो यहाँ पे देख लेंगे कि जो जॉल वेराइन है वो एक जर्मन शुल्क संघ था। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे और ये संघ 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। और इसमें जो विभिन्न राज्य उनके बीच में शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया था। मुद्रा की संख्या 2 कर दी, जो पहले 20 से अभी अधिक थी। तो यह संघ जो है वो जर्मन संघ है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना। उसके बाद इसका जो अथवा था वो क्या था कि इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार पूछा गया। तो इटली को एक राष्ट्र रूप देने का श्रेय जो है वो कैबूर को है, ठीक है, जिसमें मैजिनी, गैराबॉल्डी और विक्टर इमेनुएल का सहयोग उल्लेखनीय। मतलब मुख्य श्रेय कैबूर को जाता है, उसके साथ साथ मैजिनी, गैराबॉल्डी और विक्टर, ये तीनों का सहयोग उन्हें मिला। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, सन 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके अथवा में हम देखेंगे कि एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। और आप यहाँ पे देखिए कि ये सारे जो प्रश्न हैं अभी तक जो प्रश्न थे वो 2 अंकीय प्रश्न थे। अब जो नीचे 2 प्रश्न और आपको देखने के लिए मिलेंगे वो 3 अंकीय प्रश्न होने वाले हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि 1830 की जो जुलाई की क्रांति थी वो फ्रांस के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। चार्ल्स दशम के देश छोड़कर चले जाने से फ्रांस दैवी अधिकारों के स्थान पर जनतंत्रीय शासन इस वहाँ पर स्थापित हो गया था, ठीक है। जनता का जो शासन था वो स्थापित हो गया था और जो फिलिप है वो जनता का राजा बन गया था। नया राजा चुने जाने से निरंकुश जो शासन तंत्र है वो समाप्त हो गया था। मतलब उसमें एक अंकुश लगाने वाला आ गया था और राजा को चुना गया था, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि एजेंडा 21 के बारे में पूछा गया है और इसके उद्देश्य भी पूछे हैं। तो हम देखेंगे कि एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो, जो कि खालिस्तान में भी पूछा गया था, वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो ये एक तरीके की घोषणा है, ठीक है। और इसके जो उद्देश्य थे वो क्या थे कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। और यह एक कार्यसूची जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं यहाँ पे आपको सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, निर्धनता और रोगों से निपटना है। तो कुल मिला के ये एक विकास से संबंधित एक सूची है, एक घोषणा है, जिसमें कुछ टारगेट सेट किया गया था कि इन चीज़ों को भविष्य में इन पे आपको विकास और साथ में कुछ चीज़ों से निपटने के लिए एक यहाँ पे स्ट्रैटेजी तैयार इन्होंने की थी। अब उसके बाद हम देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन, संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखना है और उसके अथवा में भारतीय संविधान में वर्णित संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची को स्पष्ट करना है। तो यहाँ देखिए संघ की जो कुछ संघीय विशेषताएं हैं वो है लिखित संविधान। भारतीय संविधान जो है वो लिखित संविधान है। उसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, ये उसकी विशेषताएं हैं। उसके अलावा हम संघ सूची देख लेंगे कि इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है और साथ में इसमें पहले 97 विषय थे लेकिन अब इसमें 100 विषय शामिल है, मतलब 3 और यहाँ पे ऐड कर दिए गए। राज्य सूची को हम देख लेंगे कि राज्य सूची क्या होता है कि इसमें राज्यों के बीच में व्यापार, पुलिस, वन, स्थानीय सरकार है, थिएटर उद्योग जैसे विषय शामिल होते हैं। इन पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्यों के पास होता है। साथ में इस सूची में पहले 66 थे लेकिन अब इसमें 61 है, मतलब इसमें -5, पहले 66 थे और अब 5 कम कर दिए गए। संवर्ती सूची जो है इसमें संघ और राज्य दोनों के समान हित के विषय शामिल होते हैं। इसमें स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स और जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे विषय शामिल हैं। इन पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। पहला केंद्र के पास, दूसरा राज्य के पास और तीसरा जो है वो दोनों के पास होता है। उसके बाद इसमें 47 विषय थे लेकिन इसमें अब 52 है, मतलब इसमें +5 कर दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, जिसमें कि आप देखेंगे कि 8वां प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में आपको अंतर लिखना है। उसके अथवा में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP इसे कहते हैं और इसके मापन का कार्य किस संगठन के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ इसका उत्तर है सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन वे होते हैं जिनका स्वामित्व, मतलब जिसको जो चलाता है वो उसका स्वामित्व का नियंत्रण और प्रबंधन सरकार या अन्य राज्य संचालित संगठनों जैसे कि विश्वविद्यालय हो गया, ऐसे संगठनों के द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्र में ऐसे व्यवसाय और संगठन शामिल होते हैं जिनका स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन व्यक्तियों, समूह और वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। यहाँ पे निजी संगठन के बारे में पूछा था कि निजी क्षेत्र में ऐसे व्यवसाय यानी कि ऐसा व्यापार और संगठन शामिल है जिनका जो स्वामित्व है या ओनरशिप है वो किसके द्वारा की जाती है, जो व्यक्तिगत जो समूह और साथ में संस्थाएं उनके द्वारा किया जाता है, मतलब एक तरीके से प्राइवेट होते हैं। उसके बाद फिर
कि सांख्यिकी कार्यालय भारत में सकल घरेलू उत्पाद को मापता है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत भारत में एक सरकारी एजेंसी है। तो ये यहाँ पे आपका ये हो गया कि कौन जो जीडीपी है उसको नापता है। उसके बाद आप यहाँ पे जीडीपी की परिभाषा और देख लीजिए कि किसी देश में एक वर्ष में की जो अवधि है उसमें उत्पादित मतलब कि उत्पादन कितनी वस्तुओं और सेवाओं का हुआ है उसका योग। तो उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य मतलब उनके योग का मौद्रिक मूल्य क्या है उसको सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो एसएसटी का पेपर है वो कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के पेपर के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से अपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।